गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पहली क्लास ऑनलाइन क्लास शुरू करते हैं। तो पहली क्लास है अपनी मैथमेटिक्स की और इसमें अपन टॉपिक पढ़ेंगे संख्याएं। संख्याओं के बारे में आप जानते हैं संख्याएं क्या होती हैं। अपन इसकी थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से थोड़ा पढ़ेंगे इसको। किन्हीं भी वस्तुओं को गिनने के लिए हमें किन की आवश्यकता पड़ती है, संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लो कुछ वस्तुएं पड़ी हैं, अपन उनको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वस्तुओं को गिनने के लिए हमें संख्याओं की आवश्यकता पड़ी। तो अपन जैसे किसी वस्तुओं को गिनते हैं तो अपन गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे गिनते जाते हैं। तो इन संख्याओं की आवश्यकता कब पड़ी? वस्तुओं को गिनने के लिए। तो ये जो संख्या एक से जो संख्या शुरू होती है, एक से लेके ऐसे आगे अनंत तक चलती जाती है, तो इन संख्याओं को बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं, जो संख्या एक से शुरू होती है और अनंत तक चलती जाए, उन संख्याओं को बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। अभी यदि इन्हीं संख्याओं में मैं जीरो और ऐड कर दूं, यदि इन्हीं संख्याओं को जीरो से शुरू करूं, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आगे चलता जाएगा, तो इन दोनों संख्याओं में अंतर क्या है? इसमें संख्याएं 1 से शुरू हो रही हैं जबकि इसमें संख्याएं 0 से शुरू हो रही हैं। तो इनमें अंतर क्या है? केवल 0 का अंतर है। इन संख्याओं में 0 नहीं है और इन संख्याओं में 0 और ऐड कर दिया, तो ये संख्या जो मिल रही है इनको बोलते हैं अपन पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। यदि मैं पूर्ण संख्या में से 0 को हटा दूं तो जो संख्याएं हैं वो कौन सी हैं? प्राकृत संख्याएं। और यदि प्राकृत संख्याओं में 0 को और जोड़ दूं तो वो संख्या क्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में इतना ही अंतर है कि प्राकृत संख्या में संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आगे चलती जाती है अनंत तक। और पूर्ण संख्याओं में संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आगे चलती जाती हैं। अब क्या है, समय के साथ साथ संख्याओं में थोड़ा विस्तार होता गया। जैसे जैसे अपनी आवश्यकताएं बढ़ती गई वैसे वैसे संख्याओं का भी विस्तार होता गया। तो हमें जैसे कोई व्यापार करना हो, उसमें हमें कुछ पैसों का लाभ होता है। जैसे मान लो 100 रुपये का अपन को लाभ हुआ तो अपन लिखते हैं 100 रुपये, ये प्लस में आएंगे। लेकिन यदि 100 रुपये की हानि होती है तो उस संख्या को अपन कैसे लिखेंगे? यदि हानि होती है तो अपन लिखते हैं माइनस के 100 रुपये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें माइनस वाली संख्याओं की भी जरूरी है, आवश्यकता पड़ी, तो फिर माइनस वाली संख्याएं आई। तो माइनस वाली अब इन्हीं संख्याओं में यदि मैं माइनस वाली संख्याएं और जोड़ दूं तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्णांक नंबर। जैसे ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या लिखनी है 0 1 2 3 4 5 6 7 आगे चलते जाएंगी। और इधर ये जो प्राकृत संख्या है 1 से लेके अनंत तक, इन्हीं को मैं माइनस में लिख दूं, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे आगे चलता जाएगा। तो इसमें क्या है, ये तो पूर्ण संख्याएं हैं 0 से लेके। फिर इधर संख्याएं किस में है? माइनस में। 0 को इधर प्राकृत संख्या प्लस में लिख दी और 0 को इधर प्राकृत संख्याएं माइनस में लिख दी। तो ये जो संख्याएं हैं इनको बोलते हैं अपन पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। तो पूर्णांक की आवश्यकता कब पड़ी? जब अपन को किसी संख्या को माइनस में व्यक्त करना हो तो उसके लिए अपन को पूर्णांक की आवश्यकता पड़ी। एक बात और बता दूं मैं कि मैं इनमें से किन्हीं दो संख्याओं की यदि तुलना करूं कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है, तो वो आपको बताना है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 0 और 1 में बड़ा कौन है,
तो आप तुरंत बता दोगे कि 1 बड़ा है 0 से। यदि मैं बोलूं कि 1 और 2 में बड़ा कौन है तो आप तुरंत बता दोगे कि 2 बड़ा है 1 से। लेकिन यदि मैं पूछूं कि -1 और 0 इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, तब आपको बताना है कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है। तो कौन सी बड़ी संख्या है बता पाओगे? देखो, ये इस वाली साइड होती है वो होती है बाईं साइड, और ये साइड दाईं साइड, लेफ्ट राइट। जो अंक बाईं दिशा में है वो छोटा होगा और जो दाहिनी दिशा में है वो अंक बड़ा होगा। तो इन दोनों में बाईं साइड तो कौन सी संख्या है? -1, और दाहिनी साइड 0। तो बड़ी कौन सी संख्या होती है? दाहिनी साइड जो संख्या होगी वो हमेशा बड़ी होगी, किससे? बाईं साइड वाली संख्या से। तो -1 और 0 में बड़ा कौन सा हो गया? 0, क्योंकि दाहिनी तरफ कौन सी है? 0, तो 0 बाईं वाली संख्या से बड़ी हो गई। इसी तरह -3 और -2 में यदि अपन तुलना करें कि -3 और -2 में बड़ा कौन सा है, तो वही बात यहाँ पे लागू होगी। जो दाहिनी तरफ है वो बड़ी होगी और जो बाईं तरफ है वो छोटी संख्या होगी। तो दाहिनी तरफ क्या है? -2, तो -2 बड़ा हो गया किससे? -3 से। इसी तरह अपन किन्हीं भी दो संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। जैसे यदि -4 और +4 इनमें तुलना करनी हो कि -4 और +4 इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है, तो दाहिनी तरफ कौन सी संख्या है? +4, और बाईं तरफ कौन सी संख्या है? -4। तो बड़ी कौन सी संख्या होती है? दाहिनी तरफ वाली। तो दाहिनी तरफ 4 है, तो 4 बड़ा हो गया किससे? -4 से। तो इसी तरह आप किन्हीं भी दो संख्याओं में तुलना कर सकते हैं कि बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। अभी ये संख्याएं आने के बाद संख्याओं का और विस्तार हुआ, और उसमें यदि अब जैसे कोई संख्या है, मैं किन्हीं दो पूर्णांकों को बट्टे में लिख दूं, जैसे 1/2, 1 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है। इन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं को मैं बट्टे में लिख दूं, भिन्न में लिख दूं, तो इस संख्या को क्या बोलेंगे? तो इस संख्या को अपन बोलेंगे परिमेय संख्या, या इसको बोलते हैं भिन्न भी बोलते हैं। जैसे कोई भी दो पूर्णांक ले लीजिए, ये पूर्णांक संख्या, इनमें कोई भी दो पूर्णांक ले लीजिए। जैसे मान लो कि ये 1/2 है, 1 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है। इन दोनों संख्याओं को अपन ने बट्टा में लिख दिया, तो इस संख्या को बोलेंगे परिमेय संख्या। इसी तरह और भी कोई दो पूर्णांक लिख सकते हो। जैसे मान लो ये -2 ऊपर ले लिया, -2, और नीचे क्या ले लिया? 1, तो ये भी क्या हो गई? वो परिमेय संख्या। और इसी तरह 0 ऊपर ले लीजिए और 1 नीचे ले लीजिए, दोनों पूर्णांक है, तो ये संख्या क्या हो गई? 0/1 क्या हो गई? परिमेय संख्या। इसी तरह ऊपर 3 ले लिया और बट्टा में नीचे क्या ले लिया? -4, तो ये भी क्या हो गई? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में एक चीज ध्यान में रखना कि जो नीचे वाली संख्या कभी भी 0 नहीं होगी। अब मैं परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं। जो ऊपर वाली संख्या होती है इसको बोलते हैं अंश, और नीचे वाली संख्या को हमेशा बोलेंगे हर। जो बट्टे के ऊपर वाली संख्या होगी उसको अंश बोलते हैं, और नीचे वाली संख्या है उसको बोलेंगे हर। हर है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जैसे मान लो 2 है, 2 में 0 का भाग देंगे, 2/0, इसका मतलब 2 में 0 का भाग देंगे, तो 2 में 0 का भाग देंगे तो हमेशा क्या आता है? अनंत आता है। और अनंत के बारे में अपन कुछ भी नहीं कह सकते। अनंत कितना होता है इसके बारे में अभी तक इसका मान ज्ञात नहीं हुआ, इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते कितना मान है। तो कभी भी परिमेय संख्या में नीचे 0 नहीं होगा, हर में 0 नहीं होगा, ऊपर 0 हो सकता है। देखो 1 के ऊपर हर में वो अंश में कितना होगा? 0, तो 0/1 परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन 2/0 कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगी। तो इसको यदि मैं एक
रूप में लिखूं कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, तो परिमेय संख्या का रूप होता है P बट्टा Q, जहां Q है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो P बटा Q वाले रूप की संख्या को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, जहां Q है जो हर वाली संख्या होगी वो किसके बराबर नहीं होगी, 0 के बराबर। तो उतार लीजिए, ये अपने वीडियो को पॉज करके ये सारा है वो अपने रजिस्टर में उतार लीजिए और फिर इसका दोबारा आपको रिवीजन करना है। अभी मैं आपसे पूछूं कि 2 ये क्या एक पूर्णांक है, तो क्या 2 है वो परिमेय भी है क्या, परिमेय संख्या भी है क्या? आप बताओ, परिमेय संख्या हो सकती है या नहीं हो सकती है? अभी तो आपको देखने में केवल 2 दिख रहा है, जो कि एक प्राकृत संख्या भी है, पूर्णांक भी बोल सकते हैं इसको। तो मैं बोलूँगा कि ये एक परिमेय संख्या हो सकती है। क्यों? देखो 2 है, किसी भी संख्या में अपन 1 का भाग दे सकते हैं, तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो 2 बट्टा 1, तो 1 का भाग दे सकते हैं। तो अब ये संख्या किस में हो गई, बट्टा में हो गई ना, और इसको क्या बोलेंगे अपन, परिमेय संख्या। तो कोई भी जो प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है, जैसे 3 है, 5, -1, -5, तो ये सारी संख्या क्या हो सकती हैं, ये परिमेय संख्या भी है, क्योंकि सबके नीचे बट्टा 1 कर सकते हैं। और जो संख्या बट्टा में हो गई वो संख्या क्या हो गई, परिमेय संख्या। लेकिन बट्टा में कभी भी 0 नहीं कर सकते, शून्य नहीं कर सकते बट्टा में, नीचे हर में। तो अभी अपने परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा जाना है। अब अपन पढ़ते हैं सम संख्या। सम संख्या किसे बोलते हैं? देखो मैं बोलूं आप 2 में 2 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 1 बार। कितना आया, 0 शेषफल, पूरा भाग चला गया। इसी तरह मैं बोलूं कि 3 में 2 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 1 बार, 2 आ गया, घटाएंगे 1 शेषफल बच गया। तो भाग पूरा गया क्या, नहीं गया ना। तो 3 में 2 का भाग पूरा नहीं जाएगा। अभी मैं बोलूं कि 4 में भाग दो 2 का, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 शेषफल बच जाएगा। इसी तरह मैं बोलूं कि 5 में भाग दो 2 का, कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 4 2 बार चला गया, 5 में से 4 घटाए तो 1 शेषफल बच गया। अब आप इनमें सबकी तुलना करो एक बार। देखो 2 में 2 का भाग पूरा जा रहा है, जबकि 3 में 2 का भाग पूरा नहीं जा रहा। 4 में 2 का भाग पूरा जा रहा है, 5 में 2 का भाग पूरा नहीं जा रहा। तो जो संख्या इनमें से देखो पूरा भाग किस में जा रहा है, 2 में जा रहा है, इधर 3 में नहीं जा रहा, 4 में पूरा भाग जा रहा है 2 का, फिर 5 में नहीं जा रहा। तो जिस संख्या में 2 का पूरा भाग जा रहा है उस संख्या को बोलेंगे अपन सम संख्या। क्या बोलेंगे, सम संख्या। तो सम संख्या की परिभाषा क्या हो गई, ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा चला जाए उस संख्या को बोलेंगे सम संख्या। अब देखो आगे, तो जिस संख्या में 2 का पूरा भाग चला जाए उसको तो अपन ने क्या बोल दिया, सम संख्या। लेकिन जिस संख्या में 2 का पूरा भाग नहीं जाए उन संख्याओं को क्या बोलेंगे, जैसे 3 है और 3 के आगे 5 आ गया, तो 3 और 5 को क्या बोलेंगे फिर, भाई 3 और 5 में 2 का भाग नहीं जा रहा, लेकिन ये भी तो संख्या ना, तो इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे विषम संख्या। इनको विषम संख्या बोलेंगे। तो जिस संख्या में 2 का पूरा भाग चला जाए वो संख्या होगी सम संख्या, और जिस संख्या में 2 का पूरा भाग नहीं जाए उसको बोलेंगे विषम संख्या। तो सम संख्या की परिभाषा आप लिख लो,
जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाए उस संख्या को सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ऐसे आगे चलता जाएगा। देख लो, इनमें प्रत्येक संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसलिए संख्या क्या है? सम संख्या। अब यदि मैं आपको पूछूं कि 842 ये सम संख्या है या विषम संख्या, तो इसमें आप नॉर्मली पता करने के लिए आप इसमें 2 का भाग दे दीजिए। यदि पूरा पूरा चला जाए तो वो संख्या क्या होगी? सम संख्या। लेकिन इसका आप एक तुरंत भी पता लगा सकते हैं कि ये सम संख्या है या विषम संख्या। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इकाई वाला अंक है वो देखना आपको। इकाई वाला अंक कितना है? 2। तो 2 क्या है? सम संख्या है। तो इकाई वाला अंक यदि सम संख्या है तो वो पूरी संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी। और उस पूरी सम संख्या में 2 का भाग चला जाएगा। जैसे यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक अंक है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक अंक है तो वो संख्या होगी सम संख्या। वो पूरी संख्या क्या होगी? सम संख्या। जैसे 440 ये क्या है? इसका इकाई अंक कितना है? 0 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गई? सम संख्या। इसी तरह 442 इसमें इकाई अंक कितना है? 2, तो ये हो गई सम संख्या। इसी तरह 444 ये क्या हो गई? सम संख्या। इसी तरह 446 इसका इकाई अंक क्या है? 6। देखो 6 है ना, ये 6 आ गया तो इसका मतलब ये क्या हो गई? सम संख्या। इसी तरह 448 में इकाई अंक कितना है? 8 और 8 क्या है? एक सम संख्या। इसका मतलब 448 भी क्या है? एक सम संख्या। और इसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब हम पढ़ेंगे विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? हमने जाना है कि जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए उस संख्या को क्या बोलते हैं अपन? विषम संख्या। तो परिभाषा लिख लो। जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए उस संख्या को विषम संख्या कहते हैं। देखो, जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए उस संख्या को विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ऐसे आगे चलता जाएगा। तो ये संख्याएं क्या है? विषम संख्याएं, क्योंकि इनमें से किसी भी संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, इसलिए ये संख्या क्या है? विषम संख्याएं। तो सम संख्या और विषम संख्याओं में अंतर समझ गए होंगे कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए वो तो क्या होगी? सम संख्या। और ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए वो संख्या कैसी हो गई? विषम संख्या। ठीक है, तो अभी आप वीडियो को पॉज करके ये सारा उतार लीजिए अपने रजिस्टर में। तो आज की अपनी क्लास कंप्लीट हुई।
आज अपन इस पहली क्लास में पढ़ रहे थे संख्या के बारे में अपन ने पढ़ा है। ये जो मैंने जो पढ़ाया है वो सारा आपको अपने रजिस्टर में उतार लेना है और दोबारा इसका रिवीजन करना है। यदि इसमें कोई समस्या आपको आई है तो आप हमें बताना। जब हम मॉनिटरिंग के दौरान आपके घर पे आएंगे तब हमें आप ये बताना कि कहाँ समस्या आई, तो हम उस समस्या को दूर करेंगे। तो आप ये जो अपन ने जो अभी पढ़ा है इस वीडियो में वो पूरा पढ़ना है, पूरा समझना है, अच्छी तरीके से देखना है, देख के अपने रजिस्टर में उतारना है और इसका बार बार रिवीजन ज़रूर करना है। धन्यवाद।